वर्ल्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी यूएसए का संविधान, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संविधान और ऑप्शन नंबर डी सोवियत रूस का संविधान। तो इस प्रश्न का आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 को भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है तो आखिर इसकी कुछ फीचर्स होंगे, कुछ विशेषताएं होंगे, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल अनुच्छेदों की संख्या 321 है और अनुसूचियों की संख्या 10 थी। यानी जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया उस समय भारत शासन अधिनियम में टोटल अनुच्छेदों की संख्या 321 और अनुसूचियों की संख्या 10 थी। प्रश्न ये भी आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान का मूल स्रोत किस अधिनियम को कहा जाता है। भारतीय संविधान का मूल स्रोत किस अधिनियम को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 1935, क्योंकि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 250 से भी अधिक अनुच्छेद हूबहू वर्तमान के संविधान में है। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से एराइज करेगा कि किस एक्ट के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। अध्यादेश जारी किस एक्ट के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर भी 1935 होगा। अब आपसे प्रश्न में यह भी पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जो है भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर क्षमादान की बात करें तो वो आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान कर सकता है। और अगर प्रश्न ये पूछ दे कि किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो वो होगा आर्टिकल नंबर 61। कौन सा होगा? 61। 1935 से और भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि केंद्र में द्वैध शासन की
व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो वो होगा आपका 1935। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दे कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं, जनक किसे कहते हैं, तो वो होगा आपका लियोनस कार्टियस। कौन सा होगा? लियोनस कार्टियस। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि भारत का वो कौन सा गवर्नर था जिसने सबसे पहले द्वैध शासन लगाया था, तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। 1935 से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो इस प्रश्न का भी आंसर 1935 ही होगा। चलते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जब आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, उस समय इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था, लेकिन 1937 में यानी 1937 में इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब प्रश्न ये पूछता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर, यानी जब आरबीआई बना तो उसके पहले गवर्नर कौन थे? तो उनका नाम था सर ओसबर्न स्मिथ थे। वर्तमान समय में बात करें गवर्नर की, वर्तमान में जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। ये कितने नंबर के हैं? तो वे 25 नंबर के हैं। अब चलते हैं और आरबीआई की प्रश्न ये पूछ दिया कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अब कुछ पुस्तकें हैं, जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा द थर्ड पिलर नामक पुस्तक किसने लिखा है? द थर्ड पिलर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो वो होगा आपका रघुराम राजन। ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर नामक बुक किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं उर्जित आर पटेल। कौन लिखे हैं? उर्जित आर पटेल। अभी भारत शासन अधिनियम बहुत ही लंबा अधिनियम है और इसमें बहुत ही ऐसे काम हुए हैं जिनका मेंशन हम अभी आगे भी करेंगे। अब 5वां पॉइंट होगा कि किस एक्ट के म्यांमार
भारत से अलग हो गया? किस एक्ट के तहत म्यांमार भारत से अलग हो गया? तो इस प्रश्न का आंसर भी 1935 ही होगा। अब थोड़े म्यांमार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। म्यांमार क्या है, आपको बता देते हैं कि म्यांमार को स्वर्णिम पेगोडा के देश के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले म्यांमार के बारे में जानेंगे कि राजधानी कहाँ है। तो आपको बता देते हैं कि जब म्यांमार 1935 में अलग हुआ भारत से, तो इसका प्राचीन नाम वर्मा था। क्या था? वर्मा था। और इसकी जो पहली राजधानी थी वो थी आपके मांडले। कौन थी? मांडले। बाद में इसकी राजधानी रंगून हुई। बाद में इसकी राजधानी कहाँ हुई? रंगून। और वर्तमान समय में इसकी राजधानी नेपियाद है। कौन सी है? नेपियाद है। अब बात करते हैं मांडले जेल से। ये मांडले जेल 1857 के क्रांति से भी रिलेटेड है। जब बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में बंद कर दिया गया था, तो वहीं पर एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था गीता रहस्य। और गीता रहस्य में आखिर किस पुस्तक में कौन से टॉपिक का मेंशन हुआ है? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। किस जेल में लिखी? मांडले जेल में लिखी थी। गीता रहस्य पुस्तक में आखिर किस पर प्रकाशित किया गया है? तो श्रीमद् भागवत गीता के कर्म योग के बारे में बताया गया है। कर्म योग के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं रंगून की। ये जो रंगून है ये इरावदी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? इरावदी नदी के तट पर है। और यहीं पर मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या जफर बोल सकते हैं, इसकी मृत्यु हुई थी। और इसका मकबरा भी रंगून में ही है। और ये जो नेपियाद है ये वर्तमान समय में म्यांमार की राजधानी है। और इस समय म्यांमार में इमरजेंसी का पीरियड चल रहा है, यानी उस पर जो सेना का जनरल होता है वो इस समय इस देश का संचालन कर रहा है। अब बात करते हैं कोको द्वीप की। क्या बात करते हैं? कोको द्वीप की। ये जो द्वीप था ये इंडिया का था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसे म्यांमार को सौंप दिया। और वर्तमान समय में कोको द्वीप पर जो चाइनीज मिलिट्री है उनका ट्रांसमीटर और इनका जो नेवी है वो काम कर रही है। और ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब बात करते हैं कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो है आपकी इरावदी, जिसकी लेंथ 1270 किलोमीटर है। और म्यांमार की एक और प्रमुख नदी है जिसका नाम है शाल्वी। और एक तो आपको दिखाई दे ही रही है इरावदी। यानी प्रश्न पूछता है कि शाल्वी और इरावदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो वो है आपकी म्यांमार की। प्रश्न ये पूछता है कि कालादान परियोजना किन दो देशों के बीच में है? कालादान परियोजना किन दो देशों के बीच में है? तो वो इंडिया और म्यांमार के बीच में है। म्यांमार के
बीच में है। प्रश्न ये भी पूछता है कि शान का पठार और अराकयोमा पर्वत किस देश में है, तो वो भी आपके म्यांमार में है। अब प्रश्न ये पूछता है भारत शासन अधिनियम से कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना या व्यवस्था भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो इस प्रश्न का भी आंसर 1935 ही होगा, 1935 ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को उठा लेते हैं और क्वेश्चन पूछा था कि किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था, तो इस प्रश्न का आंसर भी 1935 था। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को यहाँ तक बोला गया था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है या हमें एक ऐसी गाड़ी दी गई है जिसके सारे ब्रेक हैं बट उसमें इंजन नहीं है। ये भी 1935 के अधिनियम को ही जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। दास्ता का चार्टर बोलो जाए या दास्ता का बंधन पत्र कहा जाए, यह भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही बोला गया था। और जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और एक पुस्तक है आपका नाम है और वो है माई हिस्ट्री। इन दोनों पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखा था। और भारत और चाइना के बीच एक समझौता हुआ था जिसका नाम था पंचशील समझौता। और पंचशील समझौता कब हुआ था, तो वो 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था। अब पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय टोटल फंडल राइट्स की बात करें तो वो कुल 7 थी। प्रश्न ये पूछता है कि आखिर ये जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, ये किस भाग में आता है, तो ये संविधान के भाग 3 में आता है। अब प्रश्न ये पूछ देगा कि इसका आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, तो इसका जो अनुच्छेद है, इसका जो आर्टिकल है वो संविधान में 12 से 35 तक होता है। प्रश्न ये पूछेगा कि मूल अधिकार, उसके बाद पूछेगा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान है, ये जो फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान है
वो किस देश से लिया गया है, तो वो है अमेरिका। किस देश से लिया गया है, वो है आपका अमेरिका। और अमेरिका ही एक ऐसा देश था, विश्व का पहला देश था जिसने महिलाओं को भी फंडामेंटल राइट्स दिया था। अब प्रश्न में पूछा गया आखिर मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान समय में इसकी संख्या 6 है। इसकी संख्या कितनी है? 6 है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर वो कौन सा अधिकार है जिसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो संपत्ति का जो अधिकार है, अब उसे मौलिक अधिकार न बोलकर कहकर उसे अब कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। तो अगर कोई भी एक्ट में या फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेज होते हैं तो उनके लिए संविधान में अमेंडमेंट होता है यानी संशोधन होता है। तो इसके लिए भी भारत के संविधान में एक संशोधन हुआ था जो 44वें नंबर का था। कितने नंबर का था? 44वें नंबर का था। और ये 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। तो प्रश्न यह पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो यह था 44वां संविधान संशोधन 1978। आपसे इससे और क्वेश्चन भी पूछ सकता है 44वां से कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये जो अमेंडमेंट है ये 44 नंबर का था और ये कब हुआ था? 1978 में। इस प्रश्न में ये भी पूछ सकता था कि जैसे भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है आपका आंतरिक अशांति यानी सैन्य विद्रोह, और एक होता है आपका फाइनेंशियल आपातकाल यानी वित्तीय आपातकाल। तो प्रश्न ये पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति के स्थान पर अब सैन्य विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यानी जो आंतरिक अशांति काल है, जो आंतरिक अशांति के स्थान पर अब सैन्य विद्रोह शब्द का यूज होगा। तो वो था आपका 1978 ही, और वो भी कौन सा अमेंडमेंट? तो 44वां ही अमेंडमेंट था। और रही बात कि 6 वर्ष से 5 वर्ष, तो ये 1978 में हुआ था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आखिर भारत के किस देश से संविधान में जोड़ा गया है? तो वो जो देश है उस देश का नाम है आपका आयरलैंड। क्या नाम है? आयरलैंड। और आयरलैंड से ही एक महिला आई थी 1893 में जिसका नाम था एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने ही भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी
और उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया था। तो सबसे पहले राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो संविधान के भाग 4 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भाग 4 से लिया गया है। तो चलते हैं इसको अब भी एक्सप्लेन करने। तो सबसे पहले नीति निर्देशक सिद्धांत को हम शॉर्टकट में DPSP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DPSP, यानी इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा। अब बात करते हैं कि आखिर ये कहाँ से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है वो लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ लिया गया है? आयरलैंड से। ये किस भाग में है? तो ये भाग नंबर 4 में है। और कहाँ से कहाँ तक इसका आर्टिकल है? तो ये है आपका 36 से 51 तक, यानी 36 से 51। और आपको बता देते हैं कि एक आयरलैंड की महिला थी जिनका नाम था एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और इनका जो आगमन हुआ था भारत में ये 16 नवंबर 1893 यानी 1893 में इनका आगमन भारत में हुआ था। और ये बनारस में आकर रह रही थी। इनकी कुछ पुस्तकें थी। इनका नाम था, एक का नाम था आपका साप्ताहिक, जो पुस्तक थी उनका नाम था साप्ताहिक कॉमनवेल्थ। कौन थी? कॉमनवेल्थ। और एक जो दैनिक थी उसका नाम था आपका न्यू इंडिया। क्या था? न्यू इंडिया। वैसे 1893 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी हैं। 1893 में ही स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि शिकागो किस झील के किनारे है, तो वो आपके मिशिगन झील के किनारे हैं। 1893 में ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए अब्दुल्ला नामक सेठ के यहाँ गए थे। और 1893 में ही एक अरविंद घोष थे जो भारत में आए थे और उनकी एक पुस्तक का नाम था न्यू लैम्प फॉर ओल्ड इंडिया था। यानी 1893 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी है। अब आगे की वीडियो अगले क्लास में मिल जाएगी, इसके लिए मिल जाएगी।